नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। और कल यही वक्त था जब हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने यह कहा है कि आज की रात बहुत बड़ी तबाही ईरान पर बरपा होने वाली है, एक बहुत बड़ा हमला ईरान पर किया जाने वाला है। कल इसी वक्त ट्रूथ सोशल पर उनकी तरफ से आए स्टेटमेंट पर हम चर्चा कर रहे थे कि इसके मायने क्या हैं। इट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड टुनाइट, ये शब्द थे उनके ईरान को लेकर। और जब आज सुबह लोगों की हिंदुस्तान में आंखें खुली तो उनको पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि हमारी ईरान के साथ समझौते वाली बात एक बार फिर बनने के कगार पर है और इसलिए हम हमला रोक रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि यह पैटर्न बार बार दिखाई दिए? पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया हो। उन्होंने ये कहा था कि हम ये पूरी एक सभ्यता, जो इतनी पुरानी सभ्यता है, आज की रात नष्ट हो जाएगी, और उसके फौरन बाद उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया। ये पैटर्न क्यों दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़े हमले का डर दिखाते हैं, बहुत बड़ा कुछ अनहोनी होने वाली है ऐसा दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसके फौरन बाद अचानक राहत वाली बातें करने लगते हैं? ये पैटर्न कुछ कहता है। इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। आज हम ये समझने की करेंगे कोशिश, यू टर्न बार बार, क्या युद्ध है ट्रंप का और ट्रंप के करीबियों का कारोबार? और इसीलिए ये यू टर्न बार बार देखने को मिलता है, क्योंकि युद्ध वो कारोबार है जिसमें इस तरह के यू टर्न से प्रॉफिट मेकिंग होती है। आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन पहले ये खबरें आपको बता दूं। ईरान के सिरिक कोस्ट से 2 किलोमीटर दूर भीषण विस्फोट, धमाके से ठीक पहले सुनी गई मिसाइल की आवाज। होर्मुज स्ट्रेट बंद करने के आदेश के बाद यह धमाका हुआ। ईरानी नेवी की तरफ से शिप पर हमले की आशंका। ईरान ने सिरिक कोस्ट से समंदर में दागी मिसाइल, रिपोर्ट्स ऐसा बता रही है। देखिए जरा भीषण मिसाइल हमला, इस मिसाइल के शोर को सुनिए, और उस दौरान वहां क्या क्या महसूस किया जा रहा होगा, इसको भी जरा इसका अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। और अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। स्ट्रेट बंद होने के बाद ईरानी नेवी का एक्शन। सिरिक में हुए धमाकों पर ईरान का बड़ा कबूलनामा। नियमों का उल्लंघन करने वाले शिप पर ही हमला बोला गया। होर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहा था शिप, ईरान की तरफ से कहा गया। ईरानी सरकारी मीडिया ने सैन्य सूत्रों से जानकारी दी, नियमों का उल्लंघन कर रहा था यह जहाज, इसलिए हमला बोला गया। ईरान की तरफ से यह कबूलनामा, बड़ा कबूलनामा। स्ट्रेट बंद होने के बाद ईरानी नेवी का एक्शन हुआ। सिरिक में धमाकों पर ईरान का यह बड़ा कबूलनामा है। नियम माने नहीं जा रहे थे और इसलिए शिप पर हमला बोला गया। होर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहा था यह शिप, ईरान ने कहा। ईरानी सरकारी मीडिया ने सैन्य सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है। और अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। पाकिस्तान जा सकते हैं ईरान के विदेश मंत्री अरागची। अब्बास अरागची के दौरे की रिपोर्ट आई सामने। क्षेत्रीय तनाव के बीच अहम मानी जा रही यात्रा। अरब सूत्रों के हवाले से अल अरेबिया का दावा। अल अरेबिया ने यह दावा किया है, अरबिक सोर्सेस का हवाला देते हुए बात कही गई है। पाकिस्तान जा सकते हैं ईरान के विदेश मंत्री। अब्बास अरागची के दौरे की रिपोर्ट सामने आई। क्षेत्रीय तनाव के बीच यह यात्रा अहम मानी जा रही है। अरब से सोर्सेस ने यह जानकारी दी है। अब्बास अरागची पाकिस्तान का दौरा, यहां पाकिस्तान दौरे से अब क्या हासिल होने की उम्मीदें जताई जा रही हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही हैं, कुछ एक बातें, कुछ एक संदेशे, क्या उन्होंने पाकिस्तान के पास छोड़ दिए हैं? और उन्हीं संदेशों के आदान प्रदान के लिए अब्बास अरागची अब पाकिस्तान जा रहे हैं। ये जो सब आपको दिखाई दे रहा है, ये माइक्रो लेवल पर घटती हुई ये घटनाएं, किसी का कहीं यात्रा पर जाना, किसी बड़े अधिकारी का कोई बयान, कहीं पर होने वाला हमला, दूसरी तरफ से बयानों, काउंटर स्टेटमेंट्स का भी देखा जाना, और फिर उसके बाद एक काउंटर स्ट्राइक, ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां बहुत सारा कुछ काइनेटिक है, बहुत सारा कुछ जाहिर है काइनेटिक नहीं है। ये साई वॉर की तरह ये लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं कई लेवल पर। लेकिन फिर इससे फायदा किसका? सवाल यह है कि कौन है जो इस तरह की स्थितियों से मुनाफा कमा रहा है? किसका मोटिव है कि इस युद्ध में इस तरह के मोड़ आए जहां पर सब कुछ बिगड़ता और ऐसा दिखाई देने लगे कि पूरी दुनिया को परेशान करने वाली घटनाएं होने वाली हैं आने वाले दिनों में, और फिर उसके बाद अचानक ऐसा लगे कि लगता है राहत करीब है, और फिर ये एक सिलसिला बन जाए महसूस होने का।
कि यहां परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, कोई बड़ा हमला होने वाला है, और फिर उसके बाद फौरन ही आपको कुछ ही दिनों बाद आपको या इसके बीच के किसी दरमियान में आपको, मतलब या तो फौरन या कुछ दिनों बाद या कहीं मिडिल वे, आपको यह महसूस हो कि ना लगता है राहत हो जाएगी। कौन है जो इसको एक पैटर्न बना रहा है और कौन है जिसको इससे फायदा हो रहा है, और क्या अब ये प्रिडिक्टेबल हो गया है? क्या पूरी दुनिया इसको समझने लगी है, या यहां पर ये सब किया जा रहा है प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के साथ, कि अगर कभी उंगलियां उठें और ये पूछा जाए कि आपने ऐसा किया, आपने मुनाफे के लिए ऐसा किया, तो उसको नकारने के लिए, उसको रिजेक्ट करने के लिए, उसको खारिज करने के लिए पर्याप्त बातें, तथ्य, तर्क मौजूद हो? ये हम समझने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों से। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच आज के शाम हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी वेस्ट एशियन मामलों की, वेस्ट एशियन कंट्रीज में चल रहे हालातों की जानकारी उनसे बढ़िया कौन दे सकता है, और दीपक वाधवा फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं। ये सब जो चल रहा है, क्या इस सब के पीछे मनी, जिसके बारे में कहा जाता है इट इज स्वीटर देन हनी, क्या वही है सब के पीछे? ये हम उनसे जानेंगे। अमेरिका और ईरान जंग पर यह बड़ी खबर, ट्रंप ने डील के लिए ईरान को रियायत दी, यूरेनियम ईरान में रखने पर सहमत हुए ट्रंप। आईएईए की निगरानी में रहेगा यूरेनियम, एक्सियोस की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा। क्या यूरेनियम को लेकर यह जो रट अमेरिका की तरफ से चली आ रही थी कि यूरेनियम वहां नहीं रहेगा, और इस रट के पीछे इजराइल रिस्पांसिबल माना जा रहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये हमले नहीं रुकेंगे और किसी भी सूरत में शांति नहीं आएगी। क्या यूरेनियम वाली बड़ी बात पर अमेरिका रजामंद हो गया? क्या आईएईए की निगरानी में ईरान में ही रहे यूरेनियम, क्या इस बात पर अमेरिका रजामंद हो गया? और क्या उसकी रजामंदी के पीछे बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की भी रजामंदी है? ये बड़ा सवाल है, लेकिन एक्सियोस की तरफ से यह दावा बहुत अहम है, देखिए। और क्या इसी पर बात बनने वाली बात जो सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई? एक बार फिर से सुनिए, खबर बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका और ईरान जंग पर यह बड़ी खबर है। ट्रंप ने डील के लिए ईरान को रियायत दी, यूरेनियम ईरान में रखने पर सहमत हुए ट्रंप। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में रहेगा यूरेनियम, यह कहा गया। एक्सियोस की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। इस समय के घटनाक्रम और हमारे एक्सपर्ट्स का नजरिया, सबसे पहले तो यह देखा जाए कि यह क्या है, एस्केलेशन की तरफ जा रहा है या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? यह ध्यान में रखते हुए, टैको को ध्यान में रखते हुए, ट्रंप ऑलवेज चिकन साउथ को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको देखें, क्या यह बात बनने की तरफ जा रही है, बिगड़ने की तरफ जा रही है? जनरल सिवाच, आपका आकलन। और दिनेश, मुझे लगता है कि ये बात बनने की तरफ जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका इस लड़ाई को दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो गिरती जा रही है। अमेरिका नहीं चाहता दोबारा युद्ध के अंदर शामिल हो। दूसरी बात यह है कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, 14 जुलाई को 250 साल बनाए जाएंगे डेमोक्रेसी के। तो ऐसे मद्देनजर रखते हुए वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बातचीत से कोई हल निकले, और मुझे लगता है बैक चैनल डिप्लोमेसी से ऐसा लग रहा है। और जिस प्रकार से दो बड़ी रेड लाइन थी जो ईरान की, उसको मानने को तैयार हो गए। वो सबसे पहले था जो एनरिच 440 केजी है, जो 60% एनरिच है, उसको वो कह रहे थे कि या तो थर्ड कंट्री में डालें, न्यूट्रल कंट्री में डालें, या हमें दें। मगर उसके लिए सहमत हो गए हैं कि वो ईरान में रहेगा और आईएईए के निगरानी में होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बातचीत से कोई हल निकलने वाला है। मैं आपकी बात मान लेता सर, अगर ईरान ने इस बार फिर से रिफ्यूट नहीं किया होता। ईरान ने फिर से कहा है कि इसका कोई आधार नहीं है, हमने तो ऐसी कोई बात की नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं इस पूरे युद्ध के दौरान। अगर आप गिनती गिने, मेजर क्या हैं, बड़े बड़े पॉइंटर्स क्या हैं, बड़े बड़े वो घटनाक्रम क्या हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कहा और स्थितियां उसके विपरीत निकली, वो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। लेकिन अगर आप गिने उंगलियों पर तो 39 बार अभी तक हो चुका है, 39 टाइम्स, कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है वो असल में झूठ निकला है, वो कोरा दावा निकला है, और असल में वहां पर ईरान की तरफ से उसको रिफ्यूट करने वाली बातें भी सामने आई हैं। इस बार क्या डोनाल्ड ट्रंप से कही हुई बातों को, अगर जनरल सिवाच ये कह रहे हैं इस बार भरोसा किया जा सकता है, तो उसके पीछे वजह क्या है वो हम समझेंगे। लेकिन ईरान से जंग के बीच में ट्रंप का ये बड़ा दावा देखिए। फिलहाल ईरान पर बमबारी टाली, फिलहाल जोड़ रहे हैं वो, फॉर द टाइम बीइंग जोड़ रहे हैं वो, फिलहाल ईरान पर बमबारी टाली। ट्रंप ने कहा ईरान के साथ डील ऊंचे स्तर पर अधिकारियों से, हाईली प्लेस्ड जो ऑफिसर्स हैं, या उनका इशारा तो असल में मुश्तबा की तरफ था, उनके जरिए यह बातचीत हो रही है, उन्होंने इशारा किया। ईरानी नेतृत्व से डील को मंजूरी मिल गई है, उन्होंने यह बात भी कही। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात भी कही। यूरेनियम रखने पर रजामंद, आईएईए उसकी निगरानी करेगा, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। मुश्तबा से बात हो गई है, डील बस साइन होने ही वाली है। लेकिन उधर मुश्तबा की तरफ से ईरान के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से इस पर फिर से इनकार किया जाना कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
ये क्यों किया जा रहा है? क्या युद्ध ही ट्रंप का कारोबार है, इसीलिए ये यू टर्न बार बार है? पहले सुनिए जरा। ईरान में एटम बॉम्ब नहीं बनेगा, कहा उन्होंने। ईरान को परमाणु नहीं बनाने देंगे, कहा बेंजामिन नेतन्याहू ने। अगर मैं नहीं होता तो ईरान एटम बना लेता, बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। 30 साल से मैं ईरान को रोक रहा हूं। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह दावा भी किया कि अगर मैं नहीं होता तो अब तक ईरान परमाणु बना चुका होता। उनका यह भी कहना है कि ईरान इजराइल का खात्मा चाहता है और जब तक मैं हूं ऐसा होने नहीं पाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू एक तरीके से यह बताने की कोशिश में है कि इजराइल और ईरान के बीच में अगर इजराइल का कोई सुरक्षा कवच है तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप का यह दावा जो एक बार फिर सामने आया, यह ट्रंप का दावा इस बार कितना पुख्ता माना जाए? जनरल सिवाज कह रहे हैं इस बार भरोसा कर सकते हैं। क्या वाकई? क्यों? इससे पहले कि मैं अगले मेहमान के पास जाऊं, आपको कुछ एक बातें दिखाना चाहता हूं। ट्रंप कब कब दावा करते हुए नजर आए और कब कब उनके दावे की हवा निकली। क्या वो जानते थे कि यह दावा किया जाएगा? क्या वो ये भी जानते थे कि इस दावे की हवा निकलेगी? और क्या वो ये भी जानते थे कि दावा किए जाने और उसके खोखले साबित होने के बीच में वो जो टाइम होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसी दौरान वो और उनके करीबी लोग मुनाफा कर लेंगे, मुनाफा बना लेंगे वहां से जहां से यह मुनाफा बनाया जा सकता है। अब जरा देखिए ट्रंप का दावा। सभी पॉइंट्स पर दोनों देश सहमत हो चुके हैं। इस बार यह दावा किया 23 मार्च को। 23 मार्च को एक बड़ा खेल हुआ था, मार्केट में बड़ा मूवमेंट हुआ था। शुभदा चौधरी आपको बताएंगी। ये 23 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान रखिएगा। 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई, 23 मार्च को ट्रंप का दावा। सभी पॉइंट्स पर दोनों देश सहमत हो चुके हैं। मतलब आज जो ये कह रहे हैं, ये 12 तारीख है जून की, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने ये बात कही है और इसका सबूत है यहां 23 मार्च। और सच्चाई उसकी जो थी वो आपने देखा। अब 24 मार्च देखिए, ट्रंप का दावा ईरान दबाव में है और वो सौदा करना चाहता है। सच्चाई ये, ईरान ने कहा ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हमारे बीच में, ट्रंप के बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई है जैसा ट्रंप दावा कर रहे हैं। ट्रंप का दावा था दोनों पक्ष एक बड़े समझौते के करीब हैं। अब तारीख थी 29 मार्च। सच्चाई ये थी कि ईरान ने कहा ट्रंप झूठा माहौल बना रहे हैं, इस तरह के दावों का कोई आधार नहीं है। अब की बार तारीख थी 7 अप्रैल। इस बार ट्रंप का दावा था 2 हफ्ते के अस्थायी सीज फायर के बारे में अब हम सहमत हैं। सच्चाई ये थी कि इजराइल ने बार बार लेबनान में सीज फायर तोड़ा और सभी वॉरिंग पार्टीज उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद यह सीज फायर ऐलान किया गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। 15 अप्रैल पर आ जाइए, ट्रंप का दावा था कुछ ही दिनों में ऐतिहासिक डील होने वाली है। ईरान ने इसे प्रोपेगेंडा बताया और आपको यह भी बता दूं कि इसी दौरान ईरान के स्पीकर, उनकी तरफ से एक्स पर यह भी कहा गया कि ये ट्रंप की बातों पर मत जाइएगा, ये जब पंप करने के लिए कहें तो शॉर्ट करिएगा और जब डंप करने के लिए कहें तो लॉन्ग वे जाइएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये बात खाली बात कह रहे थे, मतलब वो भी समझ गए थे कि असल में यहां से एक खेल चल रहा है और ये युद्ध जो है कुछ लोगों के लिए मुनाफे का कारोबार बना हुआ है। ट्रंप का दावा था और उसकी सच्चाई क्या थी? मई में कई बार ट्रंप ने कहा समझौता बहुत करीब है। सच्चाई, जमीनी स्तर पर बातचीत एकदम रुकी हुई थी, कोई आगे हेडवे इसमें नहीं था। 8 जून पर चले आइए, 2 से 3 दिनों में बड़ा समझौता होने वाला है। अमेरिकी राजनयिकों ने कहा वार्ता रुकी हुई है, समझौता तय नहीं है। और कल की ही बात है कि उन्होंने खुद ट्रुथ सोशल पर यह बात कही थी कि दिस नाइट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड, इट इज गोइंग टू बी अ हार्ड नाइट टुनाइट। ये अगर वो कह रहे थे तो फिर आज अचानक वो ये क्यों कह रहे हैं कि बात बनने वाली है, आईएईए की निगरानी में यूरेनियम रहेगा, परमाणु बम नहीं बनाया जाएगा और हमारी किसी और से नहीं, सीधे वो उनका जो इशारा है, अगर आप वो देखेंगे वहां जो उन्होंने लिखी हुई है बातें, तो उससे इशारा ये मिल रहा है कि मुस्तफा से बात हो रही है। इस बार शुभदा जी अलग क्या है, या वही कोरा दावा है, वही टैको है, वही मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी आने वाले दिनों? देखिए दिनेश जी, कल जब 11:30 बजे रात को ट्रंप में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जब ये बोला कि आज वो अटैक नहीं करने वाले, उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। कल ऑलमोस्ट 7 to 8 PM IST के हिसाब से पेंटागन लॉकडाउन में जा चुका था। 5th, 6th, 7th फ्लोर को इवैक्यूएट किया जा रहा था। उसके साथ उसी समय जो हंडाला हैकर ग्रुप है, उसने कैलिफोर्निया के पूरे वाटर सिस्टम्स को हैक कर दिया था। 5 GB डेटा उन्होंने ओपनली रखा भी उसका। उसके बाद ट्रंप का पोस्ट आता है। अब मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि तुरंत जैसे ही ट्रंप ने पोस्ट किया, इजराइल का भी ये कहना था कि कोई डील तो बात हुई नहीं है, ईरान का भी कहना था कि कोई डील की बात नहीं हुई है। अब कितना खतरा था पेंटागन को हमें नहीं पता, लेकिन अभी अरागची का पाकिस्तान जाना,
सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो मोहसिन नकवी तेहरान आके लेटर दिए थे, उस लेटर में ऐसा क्या था और वो लेटर किसके द्वारा एक्चुअली बैक चैनल डिप्लोमेसी का एक प्रमाण पत्र था। तभी अगर हम वो समझ पाएंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि अभी पाकिस्तान का फिर क्या रोल है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो साइनिंग होगी डील की वो यूरोप में होगी, वैसे पहले भी उन्होंने ये बोला था और बाद में फिर पाकिस्तान कर दिया था। लेकिन अभी तक जब उनसे पूछा गया कि डेडलाइन क्या है तो उन्होंने बोला कि मैं डेडलाइन नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर तुम लोग बोलोगे कि मैं डेडलाइन नहीं मीट कर रहा हूं। 2 दिन बाद वो 80 साल के होने वाले हैं। 14 जून को ट्रंप 80 साल के होने वाले हैं। वही टाइमिंग है वीकेंड का जब वो मैक्सिमम अटैक करते हैं। और इस बार 14 जून को उन्होंने सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल शर्रा को वॉशिंगटन डीसी भी बुलाया है। तो मतलब आप कह रही हैं कि इस बार भी जो हो रहा है वो आगे इशारा दे रहा है कि अभी ये सब रुकने वाला नहीं है। ये एक पैटर्न जो हम देख रहे हैं उसी का एक सिलसिला है, उसी की एक कड़ी है और आगे वही होने वाला है जो पहले भी हुआ था। डील पर ट्रंप के दावे से चौंके नेतन्याहू, इजराइल को महाडील की भनक तक नहीं। अब नेतन्याहू को पता ही नहीं है और नेतन्याहू को बगैर शामिल किए ये वैसा ही है कि कैप्टन मौजूद नहीं है और आप खेल की बात कर रहे हैं। असल में तो अभी तक देखा जाए जो कुछ भी हुआ है, बेशक अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से होते रहे, लेकिन जो चाहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने वो किया है और उसी तरीके से अमेरिका को चलना पड़ा है। और अगर ऐसा है और बेंजामिन नेतन्याहू यहां ये कह रहे हैं, इजराइल ये कह रहा है, तो फिर समझिए कि आगे क्या होने वाला है। ईरान पर बैठक के बीच में ट्रंप का पोस्ट आया सामने, CNN ने इजरायली सोर्सेस के हवाले से खबर दी। समझौते के दावे पर ट्रंप नेतन्याहू में मतभेद है। अब अगर ऐसा है कि यहां पर समझौते को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में मतभेद है, तो बगैर इजराइल के रजामंदी के, बगैर ईरान के उसमें राजी हुए क्या कोई समझौता इन प्लेस हो सकता है? और अगर होगा भी तो वो कागज के टुकड़े पर लिखी गई कुछ बातों के अलावा क्या साबित होगा? क्या वो जमीन पर उसका कोई असर दिखाई देगा? ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए, अमेरिका से अब तक नहीं हुई कोई डील, ट्रंप के दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। यही बात मैं कह रहा था, ईरान ने फिर से खारिज कर दिया है। समझौते के मसौदे को मंजूरी से इनकार कर दिया है ईरान ने। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बगाई का बयान, उनका दावा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। बगाई ने कहा रेड लाइन पर कोई समझौता नहीं करेगा ईरान, और रेड लाइन मतलब उन्होंने जो बातें अपनी तरफ से कही हैं उन पर कोई समझौता नहीं करने वाला है ईरान। तो चलिए मान लीजिए यूरेनियम को लेकर कहीं कोई बात बन भी गई कि ठीक है तुम अपने पास रखो, आईएईए इसकी निगरानी करेगा, तो क्या होने वाला है उनकी संपत्तियों को डिफ्रीज करने के मामले में? तो क्या होने वाला है उनको युद्ध के मुआवजे की मांग जो वो कर रहे हैं कि विध्वंस का जो मुआवजा हुआ है हमको दो, इस बारे में क्या कुछ बातें बन रही हैं और नहीं बन रही हैं? तो ये समझौता होगा क्या? खासतौर से तब जब इजराइल इसमें रजामंद है ही नहीं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? पैसों का इन्वॉल्वमेंट सब कुछ सही सही दिखा देता है। कहते हैं अगर आप पैसों की भाषा समझते हैं तो दुनिया में क्या चल रहा है उसको समझना आसान हो जाता है। दीपक वाधवा जी, आपको क्या दिख रहा है? देखिए, इस वक्त जिस असमंजस स्थिति में हम लोग खड़े हैं, अमेरिका एक स्टेटमेंट देता है, उसे ईरान अगले दिन रिजेक्ट कर देता है, ईरान एक स्टेटमेंट देता है, उसे अगले दिन अमेरिका रिजेक्ट कर देता है, और अगर ये दोनों कहीं बीच में आते हैं तो उसे नेतन्याहू साहब रिजेक्ट कर देते हैं। इस वक्त वार एक ऐसी स्थिति पे खड़ी है कि किसी भी देश के पास इतना पैसा नहीं है कि अब इस वार को आगे कंटिन्यू कर सकें। ईरान तो फिर एक बार को कर लेगा क्योंकि उसका तेल बिक रहा है, लेकिन यूएस तो ऑलरेडी कई सालों से, मतलब कंटिन्यूअस फॉर मेनी ईयर्स एक बहुत बड़ी मंदी की मार को झेल रहा है। वहाँ ऑलरेडी एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। तो अब जैसा कि वो है कि एक उनको अपना दोबारा से सिद्ध भी करना है, एक उनके लिए एक टेस्ट भी आ रहा है कि उनको हाउस आगे कंटिन्यू करने देता है, नहीं करने देता है। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं, और वो क्या है, इजराइल और ईरान के बीच में फंस गए हैं। वो बेचारे बार बार कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। रहा सवाल पैसे का, तो एक रॉयटर्स की रिपोर्ट है जो मैं पढ़ के ही बता पा रहा हूँ आपको कि इस पूरे प्रकरण में ट्रंप फैमिली ने 2.3 मिलियन यूएस डॉलर्स, तो 2.3 बिलियन यूएस डॉलर्स अर्न करे हैं। वो अर्न कैसे करे हैं? स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो से करे हैं। तो पैसा कौन खो रहा है? ईरान खो रहा है, अमेरिका खो रहा है, हम लोग भी खो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भी तो महंगाई बढ़ रही है। हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट से आप देखते हैं कितने लाख करोड़ रुपए का जो है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, यहीं पर रुकिए एक सेकंड। आप कह रहे हैं कि बाकी सब आम लोग, आम देश ये पैसे खो रहे हैं जी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी पैसे बना रहे हैं जी। और ये आपने रिपोर्ट का हवाला देकर, और एन इतना ही लॉस निवेशकों को हुआ है, अगर इसका हाइंडसाइट देखें तो उतना ही लॉस। अगर क्योंकि देखिए, वी आर ऑल इन ए ग्लोबल विलेज। तो अगर आज मैं और आप बैठे
स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, अगर मैंने 1 लाख रुपए बनाए तो वो किसी ने खोए हैं। तो अगर उन्होंने इतने यूएस डॉलर, इतने बिलियन डॉलर्स बनाए हैं तो समवन इज लूजिंग दैट मनी, तभी तो उनके पास आ रहा है। और इसका एक बहुत सीधा सा प्रमाण है हमारे पास। आप देखिए क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल 50% गिर चुकी है, चांदी 50% गिर चुकी है, सोना ऑलमोस्ट 30% गिर चुका है, इंडियन मार्केट गिर चुकी है। इंडिया के स्टॉक पिछले साल, जो ब्लू चिप स्टॉक हैं, पिछले 4-5 साल से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज ऑल एन इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल सिचुएशन, पॉलिटिकल सिचुएशन ही है ये। लेकिन अब दुनिया किसी भी इससे बड़ी वार को झेलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब आपने ये कहा सर, मैं एक बात, आपका एनालिसिस जरूर मुझको हैरान कर रहा है। आपने कहा कि ईरान तो तेल बेच रहा था, उसके पास वॉर को सस्टेन करने के लिए एबिलिटी है, लेकिन बाकी आप कह रहे हैं बाकियों के पास एबिलिटी नहीं है, अमेरिका के पास एबिलिटी नहीं है, इजराइल के पास एबिलिटी नहीं है, कंपैरेटिवली आप कह रहे हैं ईरान के पास एबिलिटी है। ये कंपैरिजन जरूर मुझको चौंका रहा है। लेकिन आपकी जो बाकी बातें हैं, मुझे मैं उसको देख पा रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोगों का मुनाफा, कुछ घाटा कुछ लोगों का मुनाफा बना हुआ है, और वो मुनाफा है ट्रंप और उनके करीबियों का। आगे आपको समझाऊंगा कैसे, और ये बात अभी जो शुरुआत में कही गई है कुछ तथ्यों और तर्कों के साथ आपके सामने रखता हूं। ट्रंप का कतर गेम जरा ये भी समझिए, और इसको लेकर शुभदा जी के पास जाने वाला हूं। वेनेजुएला के तेल बिक्री से ये जो उन्होंने जुटाए $50 करोड़, इसको वेनेजुएला में जमा कराया। पैसा पहले कतर के अमेरिका नियंत्रण वाले खाते में रखा गया और कहा गया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कानूनी दांवपेच से बचा जा सके। CNN ने यह बात कही। ये वाकई जो बताया जा रहा है उसी लिए किया गया, इसके पीछे कुछ और था? जब आप ये समझने लगेंगे कि मंशा क्या है, तो आपको ये दिखाई देने लगेगा कि जो हो रहा है वो हो क्यों रहा है। यहां जो हुआ था शुभदा जी, ये किया क्यों गया था, इसके पीछे वजह क्या थी? देखिए, वेनेजुएला में भी जो जिस तरीके से इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल किडनैपिंग की थी मदुरो की, जैसा हम मानते हैं, वो भी इलीगल था, वो ऑयल पॉलिटिक्स के लिए था। लेकिन अभी भी जो एक्सॉन मोबिल है या शेवरॉन है, बहुत ज्यादा वेनेजुएला में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। लेकिन एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है कि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन के साथ यहाँ पे पैनिक इम्प्रिंट्स भी इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब पैनिक इम्प्रिंट्स क्या होते हैं? जैसे ये फोन है, ये फोन अगर मैं यहाँ पे स्टेशनरी रखी हुई हूँ तो ये फोन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे पैलेंटीर, उनके किसी काम का नहीं है। लेकिन जहां ही ट्रंप का कोई पोस्ट आता है जहां वो बोलते हैं कि होल सिविलाइजेशन विल डाई, या फिर वो और अटैक करने वाले हैं, तो खलबली मचती है। कहां कहां खलबली मचती है? अमेरिका में, वहां के बोर्ड रूम्स में भी बचती है, बहुत ज्यादा हाउस ऑफ कॉमन, सारी जगह बचती है। इजराइल में भी मचती है, ईरान में भी मचती है। अब लोग जब घूमते हैं अपने फोन के साथ, तो वो जो पैनिक डेटा जो एआई के थ्रू मिलता है, वो पैलेंटीर जैसी कंपनीज, पीटर थिल जिसके फाउंडर हैं, वो इकट्ठा करते हैं, एआई को ट्रेन करते हैं और इससे काफी मुनाफा कमाते हैं। अभी पीटर थिल ने अर्जेंटीना में अपना पूरा फैमिली बिजनेस वहां कर दिया है। शुभदा जी जो कह रही हैं उसको आसानी से समझिए। पैनिक के समय, उस समय जब उहापोह हो, असमंजस हो, घबराहट हो, लोगों का दिमाग काम कैसे करता है? वो किस चीज को सबसे ज्यादा ढूंढते हैं? कौन सा कीवर्ड है जिसको सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है? उस समय पैनिक सर्च क्या होता है, पैनिक एटीट्यूड क्या होता है, बिहेवियर क्या होता है? अगर उसको एआई ने पढ़ लिया, समझ लिया, तो वो कुछ लोगों को वो जानकारियां देने लगता है एआई कि इस समय इंसान का बिहेवियर या इस प्लेनेट पर रहने वाले ज्यादातर लोगों का तरीका सोचने का ये होता है। तो ये पता चल जाता है कि वैसे में क्या करने से ज्यादा मुनाफा बनाया जा सकता है, और यही किया जा रहा है। 14 जून को अमेरिका और ईरान में डील संभव, ये जो कहा जा रहा है, जेनेवा में डील पर साइन होने की उम्मीद बताई जा रही है। 14 जून को ट्रंप के जन्मदिन पर डील का दावा हो रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बड़ा दावा है। क्या ऐसा कराने के बाद दुनिया को हैप्पी बर्थडे बोल सकते हैं कि आज मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है, आओ तुम सब केक खाओ? क्या ऐसा कुछ होने वाला है जनरल सिवाज? क्या इसीलिए उम्मीद है आपकी? हाँ बिल्कुल। देखो, सच्चाई यह है कि ना अमेरिका चाहता इस युद्ध को दोबारा स्टार्ट करना, ना ईरान चाहता। कहीं ना कहीं सोच विचार था कि ईरान को कुछ नहीं है। ईरान का 90% ऑयल खर्ग आइलैंड से जाता है, और नेवल ब्लॉकेड जब से अमेरिका ने लगाया है, उसकी जो पूरी की पूरी स्टोरिंग कैपेबिलिटी भी खत्म हो गई है। तो उसकी ड्रिलिंग मशीन बंद हो जाएगी, उसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक सैंक्शन है, उसके एसेट्स फ्रीजन है। तो वो भी चाहेगा कहीं ना कहीं बातचीत हो के जो चीज़ उसने मांगी है कुछ वो उसको मिले, गिव एंड टेक हो। और जो बात आ रही है मैनिपुलेशन की, ऑफकोर्स हुआ है कि जो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेशन किया गया है वो निजी फायदे के लिए किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब भी कोई वार्निंग दी है, या तो युद्ध की या पीस की, इससे फ्लक्चुएट करती है स्टॉक मार्केट, ये कोई डाउट नहीं। पर मुझे लगता है जिस तरीके से सब सिचुएशन अब अनफोल्ड हो रही है,
इसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं कि कोई ना कोई पीस डील हो। अगर आप देखें 8 अप्रैल के बाद क्या कभी अमेरिका ने दोबारा, अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं चांसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपको लग रहा है बेंजामिन नेतन्याहू ये होने देंगे? ये बताइए आप। देखो बेंजामिन नेतन्याहू इतने अभी क्यों नहीं होने देंगे? वो क्यों नहीं चाहते कि वो एक ऐसे नुमाइंदे हैं, वो चाहते हैं लड़ाई लगी रहे। उनके अक्टूबर में इलेक्शन है, वो रोबस दिखाना चाहते हैं। उनको पता है कि जो हिजबुल्लाह है वो लेबनान के अंदर बहुत सक्रिय है, वो उसको खत्म करना चाहते हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को ये बताया, ये लड़ाई हमारी नहीं थी, आपके कहने पर मैं आपके साथ आया हूं, यू हैव टू एक्सेप्ट व्हाट अमेरिका सिंह। मुझे लगता है नेतन्याहू को अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात माननी पड़ेगी अगर पूरे वर्ल्ड की पीस चाहिए तो। डोनाल्ड ट्रंप, तो ये बात अगर मानना होता सर, एक पेज पे नहीं है। अगर ये बात उनको मानना होता और उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को अगर आप ख्याल रखें, अगर वो युद्ध के लिए रजामंद होते हैं रोकने के लिए, तो उनकी अपनी कुर्सी, उनका अपना वजूद, उनका अपना पॉलिटिकल करियर, ये सब दांव पर आते हैं। क्या उनको ये मंजूर होगा? और जाहिर है जो लोग बेंजामिन नेतन्याहू को जानते हैं वो ये दावे से कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके लिए उतना ही, जितना वो इस सब को जारी रखने देंगे उतना ही उनका अपना सर्वाइवल बना रहेगा। अब देखिए जरा ट्रंप के बयानों पर रॉयटर्स की रिपोर्ट क्या आई है। बयानों के पीछे मार्केट मैनिपुलेशन का खेल है, फायदों के हिसाब से ट्रंप देते हैं बयान। तो डोनाल्ड ट्रंप की कही हुई बातों को बहुत सारे लोग जो उनके मिजाज को समझते हैं, और वो उन्होंने एक किताब जो लिखी है आर्ट ऑफ डील मेकिंग, जो समझते हैं कि असल में इस प्रेसिडेंट, ये जो इनके अंदर जो इनका कोर है वो बना हुआ है एक बिजनेसमैन का। जो लोग ये बात समझते हैं वो ये जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं नफे नुकसान का गणित है। ट्रंप का मार्केट गेम क्या है? ट्रंप का मार्केट गेम ये जरा समझना चाहिए। करीबी लोग इसमें कैसे, करीबी लोग कब शॉर्ट सेलिंग करते हैं, फिर ट्रंप कब कड़े बयान देते हैं, शेयर मार्केट कब ऊपर उठता है, ट्रंप के करीबी कब खरीदारी करते हैं और बाजार कब धड़ाम हो जाता है, और ट्रंप के करीबी कैसे मोटा मुनाफा कमा लेते हैं, ये दीपक वाधवा साहब आपको बताएंगे। दीपक वाधवा साहब इसको थोड़ा आसान करके हमारे उन दर्शकों के लिए भी जो अभी शेयर मार्केट और ये इक्विटी ये समझते नहीं है, उनको ये जरा समझाइए कि ट्रंप और उनके आसपास के लोग कैसे बेनिफिट होते हैं उससे। देखिए क्या है कि मार्केट जो होता है वो न्यूज़ फ्लो पे चलता है। न्यूज़ फ्लो क्या है? आज मान लीजिए ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम हमला कर रहे हैं और हमारे पास ऐसी कोई डील नहीं है या हम कोई ऐसा वो नहीं कर रहे, तो मार्केट के लिए यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट बनता है, यानी कि कल को हमला ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, और इट कैन टर्न टू वर्ल्ड वॉर 3 ऑल्सो। तो ये मार्केट एज्यूम करके चलता है जब लड़ाई हो रही है तो इससे इकोनॉमिकल इफेक्ट आएगा। इकोनॉमिकल इफेक्ट कैसे आएगा? यानी कि तेल की कीमतें और बढ़ेंगी। तेल की कीमत बढ़ेगी तो डे टू डे लाइफस्टाइल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि हम लोग जो है, एक तो है कि मैं अपनी गाड़ी में तेल डलवा रहा हूं, दैट इज ए डायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ ऑयल, लेकिन मैं इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ ऑयल कैसे कर रहा हूं कि ये पानी की बोतल है, ये मेरे तक आई, कैसे आई? ये कहीं बनी, मान लीजिए बिहार में बनी या गुड़गांव में बनी या नोएडा तक आई, तो ये ट्रक में रख के आई, उस ट्रक ने भी तो तेल खाया। राइट। अब मैं घर में आलू खाता हूं, अब आलू ऐसा तो नहीं है कि मैं नोएडा रहता हूं तो नोएडा में उग रहा है, हो सकता है आगरा से आ रहा हो सकता है हापुड़ से आ रहा हो सकता है कहीं और दूर गांव से आ रहा हो, तो वो इनडायरेक्ट कंजम्पशन ऑफ ऑयल है हमारा। राइट फ्रॉम टूथपेस्ट दैट वी डू इन अर्ली मॉर्निंग, जब तक हम सोते हर चीज किसी ना किसी तरीके से कहीं बनाई जाती है, वो धोकर हमारे तक लाई जाती है और उसमें ऑयल कंजम्पशन होता है। अब देखिए मोटे तौर पर आपको समझ में आ रही है चीजें। अब यहां देखिए 22 मार्च को सुबह 6:50 पर भारी ऑयल फ्यूचर्स ट्रेडिंग हुई। 15 ही मिनट बाद ट्रंप ने ईरान पर हमले रोकने संबंधी पोस्ट किया। पोस्ट के बाद तेल कीमतों में गिरावट हुई और शेयर बाजार में तेजी आ गई। ये जो न्यूज सेंटीमेंट की बात की जा रही है वो देखिए जरा, $580 मिलियन का ट्रेड संदिग्ध पाया गया इस दौरान। अब अगली तारीख पर आ जाइए, 23 मार्च को ट्रंप ने वार्ता का बेहतरीन हो रहा है सब कुछ ऐसा दावा करते हुए पोस्ट किया। शेयर बाजार में $1.7 ट्रिलियन की तेजी दर्ज की गई और बाद में ईरान ने इन दावों पर सवाल उठा दिए और उसके बाद ये जो गुब्बारा फुलाया गया था उसकी हवा निकली, लेकिन तब तक जिनको मुनाफा कमाना था कमा गए। 7 अप्रैल को युद्ध विराम से पहले $950 मिलियन की ऑयल फ्यूचर्स पोजीशन ली गई। युद्ध विराम घोषणा के बाद तेल कीमतों में बड़ी गिरावट आई। अमेरिकी सांसदों ने जांच की मांग उठाई। 10 अप्रैल को इनसाइडर ट्रेडिंग पर सवाल उठने लगे। 15 अप्रैल को CFTC ने असामान्य ऑयल फ्यूचर्स ट्रेड्स की जांच शुरू की और 2 जून को आ जाइए, अब स्पेसएक्स ने लगभग $75 बिलियन वाले आईपीओ की तैयारी की। आईपीओ की टाइमिंग को लेकर भी इस दौरान सवाल उठे। यह सब बताता है कि ये जो हो रहा है ये अलग अलग चीजें नहीं हो रही हैं, ये सब इन सिंक हो रही हैं, ये सब सिनर्जी में हो रही हैं। और इसीलिए व्हाइट हाउस के स्टाफ के लिए तो मेल करके ये तक कहना पड़ा कि आप लोग ट्रेडिंग में शामिल मत होइएगा,
ठीक है, डायरेक्टली नहीं होंगे, लेकिन क्या वो इनडायरेक्टली शामिल नहीं हो सकते हैं? और क्या उस तारीख, जिस तारीख को ये मना किया व्हाइट हाउस में, उससे पहले वो शामिल नहीं रहे होंगे? और ऐसा क्यों है कि पॉल क्रुगमैन को ये कहना पड़ रहा है कि ये तो ट्रेजन है, ये गद्दारी है? ये जरा बताइए शुभदा जी, ये क्या चल रहा है और क्या अब ये पैटर्न भांपने लगी है दुनिया? देखिए, अगर दिनेश जी कोर्सिव डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो 1972 में निक्सन जब प्रेसिडेंट थे तो वो इसी तरीके से बार बार नॉर्थ वियतनाम को बॉम्ब कर रहे थे जब तक वो निगोशिएटिंग टेबल पे नहीं आएगा। अमेरिका ने फिर 96 में सर्बिया में भी यही किया और वो सोच रहे हैं कि ईरान को बार बार अगर वो अटैक करेंगे तो वो निगोशिएटिंग टेबल पे आएगा, जो ईरान बार बार खारिज कर रहा है। लेबनान की अभी बात हुई थी, मैं बता दूं, लेबनान या अरब अफेयर्स का जो हेड है वो कौन है? वो स्टीव विटकॉफ नहीं है, वो जैरेड कुशनर नहीं है, वो है मसाद बुलूस। वो एक अमेरिकन लेबनीज बिजनेसमैन है जिनके बेटे की शादी ट्रंप की बेटी टिफनी से हुई है। अभी टिफनी और उसके हस्बैंड माइकल बुलूस इंडिया आए हुए थे, ताजमहल घूम रहे थे, लेकिन ये पूरे के पूरे लेबनान सीज फायर में मसाद बुलूस का कहीं नाम नहीं आ रहा। इसका मतलब कि डील होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दूसरी चीज है, ये स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन जो चल रहा है वो क्रिप्टो करेंसी और बाकी ये सारा स्पेस एक्स या फिर पैलेंटियर और बाकी की कंपनीज या वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से चल रहा है। ट्रंप को ये चीज बिल्कुल पता है, अगर खुदा ना खासा वो मिड टर्म इलेक्शन कैंसिल ना करे तो उसको ये बिल्कुल पता है कि मिड टर्म इलेक्शन की तरफ वो नहीं जीतेंगे। वो जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि वो जो ड्रोन, चाइना से ड्रोन लेना बंद कर दिया गया है, तो वहां पर जो कंपनियां ड्रोन बनाएंगी, ये कहा जा रहा है कि एआई वॉरफेयर और मॉडर्न डे वॉरफेयर के लिए बड़ा जरूरी है। उसमें वॉर्सस करके कंपनी, जिसमें खुद इनके ट्रंप के बेटों के पैसे लगे हुए हैं, और वहां से भी एक बड़ा तगड़ा ऑर्डर अब पेंटागन की तरफ से उनको दिया जाने वाला है। तो सिर्फ ये मार्केट मैनिपुलेशन वाला मामला नहीं है, यहां अपने अपने लोगों को रेवड़ी बांटने वाला मामला भी है। जनरल सिवाच, आपके पास आने वाला हूं, लेकिन युद्ध की आड़ में मुनाफा कमा रहे हैं ट्रंप। युद्ध की आड़ में मुनाफा जमकर कमाया जा रहा है। क्रिप्टो साम्राज्य से 2.3 अरब डॉलर की कमाई हुई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया जा रहा है, और ये वही ट्रंप है जो एक जमाने में क्रिप्टो को स्कैम कहा करते थे। अब जरा इधर आ जाइए, ट्रंप का क्रिप्टो साम्राज्य। अप्रैल 2026 तक ट्रंप परिवार ने क्रिप्टो प्रोजेक्ट से 2.3 अरब डॉलर कमाए, और इसी दौरान, इसी का जिक्र कर रहे थे अभी दीपक वाधवा जी, इसी दौरान 10 लाख निवेशकों को इतना ही नुकसान हुआ। जाहिर है यहां से पैसा गया वहां तो उसको फायदा, यहां नुकसान। रिपोर्ट में प्रमोटर्स और निवेशकों के बीच में भारी असंतुलन का दावा है। रॉयटर्स इस बात को रिपोर्ट कर रहा है, सोर्स के साथ हम आपको बता रहे हैं। अब जरा यहां पर देखिए, 4 क्रिप्टो प्रोजेक्ट से पैसा कमाया गया। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, ट्रंप मीम कॉइन भी इसके दौरान, इससे भी फायदा हुआ। ऑल्ट 5 सिग्मा, अमेरिकन बिटकॉइन, ये भी पैसा, ये कुल मिलाकर ये जो आप देख रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने वो इंतजाम कर दिए थे जहां प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, वो हमेशा मना कर सके अगर कोई जांच हो तो, लेकिन जहां पर उनको, जहां से मुनाफा मिलता रहे और उनके लोगों को मुनाफा मिलता रहे, ये इंतजाम उन्होंने कर दिया था। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, WLF, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, इससे ट्रंप की बम्पर कमाई हुई है। ट्रंप परिवार की कमाई निवेशकों का घाटा साबित हुई है। 1.4 अरब डॉलर ये ट्रंप परिवार की कमाई, और निवेशकों का घाटा 674 मिलियन डॉलर। ये WLF भी इसी मंशा के साथ, दीपक वाधवा जी, ये क्या खेल था? देखिए, अब कल क्या होने वाला है इसको कौन सबसे ज्यादा जानता है? इसको तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ही जानते हैं। उन्होंने मान लीजिए आज एक डील अनाउंस कर दी, अब ईरान मानेगा या नहीं मानेगा, लोग मान के चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर कुछ कहने वाले हैं या कुछ कह रहे हैं तो ऐसा होगा, क्योंकि उनका वर्चस्व है, वो ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ। सही बात। तो यूएस प्रेसिडेंट, तो कुल मिला के बात क्या है, अगर आज उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि भाई कल हम लोग डील साइन कर रहे हैं, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं 14 जून वाली डील की भी, तो अभी आपने खुद 2 मिनट पहले ये बोला कि वो अनाउंस कर रहे हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ये हेडलाइन आ गई कि ईरान कह रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई वो नहीं है। तो आपकी बातों से ये निष्कर्ष निकालता हूं मैं कि ये पैटर्न बन चुका है, लेकिन दुनिया के पास कोई चारा नहीं है। अगर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ में उस तरह है तो उसको फिलहाल सलाम करने के अलावा कोई चारा नहीं है। और ट्रंप का मार्केट गेम, एक बात सर, ट्रंप का, आपके पास आ रहा हूं, डॉलर ट्रंप मीम कॉइन लॉन्च किया गया। इस कॉइन को खरीदने के लिए होड़ मची, कीमत 75.35 डॉलर तक पहुंची, और बाद में इस कॉइन में भारी गिरावट आई। WLF के बारे में मैंने आपको बताया, उससे रिलेटेड ग्राफिक्स भी मैंने, टाइम कम है इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन आपको दिखाया। 30 अप्रैल तक इसकी कीमत गिरकर मार्च 2.38 डॉलर रह गई। क्रैश से लाखों छोटे निवेशकों को 70 करोड़
डॉलर का बड़ा नुकसान हुआ और ट्रंप परिवार ने मीम कॉइन बेचकर 61.6 मिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई कर ली। ये अलग अलग वो तरीके बता रहा हूं मैं जिससे ट्रंप ने पहले इंश्योर कर लिया था कि ईरान पर हमला किए जाने की सूरत में हमको कमाई कैसे करनी है। बहुत संक्षेप में मैं ये भी जानना चाहता हूं कि ये क्या अमेरिका में नोटिस भी किया जा रहा है जनरल सिवाच, या ये सब अगर नोटिस भी किया जा रहा है तो अननोटिस्ड के तरीके से ही जाएगा? 30 सेकंड आपके पास। अब बिल्कुल देखो दिनेश, इसमें कोई शक नहीं, इस लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा फायदा किसी को हुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली को हुआ, क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं कि अगर युद्ध होने वाला है तो फिर वाकई है मार्केट क्रैश होगी और उसके बाद ऑयल के रेट। कोई हाथ पकड़ेगा ट्रंप का या ट्रंप ऐसे ही करते रहेंगे? मुझे लगता है कि आज अभी सिचुएशन थोड़ी सी फर्क है, क्योंकि उनको तो आज सिचुएशन थोड़ी फर्क है। आज इस बात पर जनरल सिवाच साहब माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा। आपके ऑप्टिमिज्म को हम आगे लेकर जाएंगे कि इस बार तो बात बनने वाली है, लेकिन क्या वाकई बनने वाली है आगे देखेंगे। आज फिलहाल इतना ही।